प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय, जिसमें पढ़ाई गई 4-5 बातों को मैं आपके रिवीजन स्वरूप एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, जो कि है ऑल्क्यू OLKOU और नोमोस NOMOS। ऑल्क्यू और नोमोस जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं, इनसे अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई। अगली बात, इनका मतलब है परिवार का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ फैमिली। अगली बात हमने उसमें जानी थी कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने सन 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज। तीसरी बात हमने देखी थी अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा में यह है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार एक सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य मनुष्य अपने सीमित संसाधन में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है या संतुष्टि करता है। इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इकोनॉमिक्स is a science in which we study how a social, real and normal human being satisfied his wants in his limited resources। चौथी बात हमने जानी थी अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। बांटने वाले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। आगे बात बढ़ाते हुए कि उन्होंने कब बांटा, 1936 में 1936 में रैगनर फ्रिश ने 1936 में रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार एक एकल इकाई, एक व्यक्तिगत इकाई, एक सिंगल यूनिट संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ऑपरेट करती है, अर्थात एक इकाई के आधार पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें होता है। अगली बात हमने जानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंदर हम इस बात का अध्ययन करते हैं हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से एक साथ लेकर हम अध्ययन करते हैं एग्रीगेट बेसिस पर। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, उसी वक्त पर ऑनर, प्रिंसिपल या फिर फाउंडर जो भी है स्कूल कॉलेज में आपके, वो देखना चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाता हूं। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो किसी क्लास के एक या दो स्टूडेंट से पूछे कि सर ने किस तरीके से पढ़ाया। ये तो हुई हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था, हमारी क्लास एक अर्थव्यवस्था हुई। मेरे बारे में जानकारी लेना, आर्थिक घटना यानी मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, ये पूछा गया क्लास के एक या दो बच्चों से, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन लिया जा रहा है एक या दो इकाई के आधार पर कि एक या दो इकाई किस तरीके से व्यवहार करती है। आई मीन टू से दैट को एक या दो बच्चे किस तरीके से अपना रिव्यू प्रिंसिपल के पास पहुंचाते हैं, उसी को ही हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र। जबकि दूसरा तरीका क्या हो सकता है, प्रिंसिपल सर सभी बच्चों से एक साथ पूछे, सभी बच्चों से एक साथ उनके रिव्यू लिए जाए, यानी समग्र बेसिस पर एग्रीगेटली सभी को ध्यान में रखते हुए हर एक बच्चे से उनके मेरे बारे में पूछा जाए, यानी टीचर के बारे में पूछा जाए, रिव्यूज लिए जाए, तो वो हमारे लिए हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि समष्टि, व्यष्टि और समष्टि यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो शब्द हैं इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? माइक्रो और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा से ही हुई है, ग्रीक लैंग्वेज से ही हुई है। माइक्रोस और मैक्रोस इन दोनों शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है।
लास्ट बात जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी वो ये थी कि व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। प्रोफेसर जॉन मैनार्ड किन्स, प्रोफेसर J.M. किन्स, जॉन मैनार्ड किन्स, प्रोफेसर जॉन मैनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको मैं आप लोगों के सामने बोल देना चाहता हूँ। समझ ये जॉन मैनार्ड किन्स कौन थे? जॉन मैनार्ड किन्स सट्टा लगाते थे, स्पेकुलेशन, सट्टा लगाते थे, परंतु ये सट्टा लगाते थे विदेशी मुद्राओं पर। ये एक विदेशी मुद्रा अन्य देशों, बहुत सारे देशों की मुद्राओं का इकट्ठा करके और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते थे और उसके बीच का कमीशन उनका पार्ट होता था। इसी के बेसिस पर अच्छे खासे प्रोफेसर भी थे। परंतु 1929 से 1933 के मध्य यूरोप, अमेरिका जो कि बड़े देशों की कैटेगरी में आते थे, वहां के देशों में महामंदी काल आया। महामंदी काल की कुछ एग्जाम बातें ये थी जैसे कि वहां पर बेरोजगारी की दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% तक पहुंच गई थी, जबकि उत्पादन स्तर 33% घट गया था। प्रोडक्शन लेवल डिक्रीजेस बाय 33%, जिसका इफेक्ट पूरे देशों पर पड़ा, पूरे विश्व पर पड़ा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये प्रोफेसर भी थे, इन्होंने अपनी सारी नॉलेज, अपना जो भी एक्सपीरियंस था, वो सब कुछ इन्होंने एक पुस्तक में जो कि रिलीज हुई थी 1933 में, उन्होंने अपनी पुस्तक को लिखा। आई एम सॉरी गाइस, मैं अपनी एक बात को फिर से रिपीट, अगर मैंने गलत बोला तो प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने जो बांटा था 1933 में बांटा था, जबकि जॉन मैनार्ड किन्स ने जो अपनी बुक लिखी थी वो 1936 में लिखी थी, 1936 में। तो हम आगे अपनी बात बढ़ाते हुए 1936 में ये जो बुक लिखी थी, उस बुक के अंदर, बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। मैं अपनी छोटी सी बात को फिर से रिवाइज कर देता हूं जिससे हल्का सा मेरे को कंफ्यूजन हुआ था। प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने 1933 में, 1933 में, प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जबकि बाद में 1936 में प्रोफेसर जॉन मैनार्ड किन्स ने पुस्तक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत, जिसके बाद प्रोफेसर जॉन मैनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लगा। आज तक हम मानते हैं, सभी जगह पढ़ते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है प्रोफेसर जॉन मैनार्ड किन्स। अब हम अपनी आज की बात को कंटिन्यू करते हुए कि आज हम किस टॉपिक, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर। मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, जब तक मैं ना कहूं आपको बुक की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सभी वीडियोस में हम आरबीएससी के बेसिस पर, राजस्थान बोर्ड के आधार पर जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो स्टडी करने वाले हैं। तो मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होने के कारण अभी जब तक मैं ना कहूं आपको अभी बुक की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं कहता हूं आप उस दिन अपनी बुक का हेल्प लीजिए। अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है केवल उसको याद रखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया है। तो उसका पहला पार्ट जो कि है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है पहला। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या होती है आर्थिक समस्या? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? देखिए, आर्थिक समस्या जो कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि एक समस्या है, कोई प्रॉब्लम होगी। सो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कोई गड़बड़ है, कोई समस्या है, कोई विकट प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कैसी है? आर्थिक है, अर्थ से संबंधित है, मुद्रा, धन, पूंजी से संबंधित है ये। तो आर्थिक समस्या, धन संबंधी समस्या, इसके लिए क्या कहा गया है? लेकिन अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, हमने तो धन वगैरह ये सब तो हमें पता ही नहीं है। थोड़ा सा रुक जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्थिक समस्या क्या है सुनिए। उसके लिए हमें इन चार रीजनों पर ध्यान देना होगा कि आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है कि हमारे पास
हम सभी के पास, पूरे देश, पूरे विश्व के पास संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, पहला कारण। दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मेरी, आप सभी की, जनसाधारण की इच्छाएं जो है, जरूरतें जो है, आवश्यकता जो है, वो डिजायर जो है वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म ना होने वाली। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास मोबाइल है तो मुझे उससे बड़ा मोबाइल चाहिए, टैब चाहिए, महंगे महंगे मोबाइल, सैमसंग, एप्पल और भी ऊपर के जो भी मोबाइल आते हैं वो सारे मोबाइल चाहिए। बाइक है तो मुझे और भी अच्छी बाइक्स चाहिए होंगी। कार है तो मैं और भी महंगी महंगी कार लेना चाहता हूँ, BMW वगैरह जो भी महंगी महंगी। यानी मेरी डिजायर जो है, मेरी जरूरत जो है वो कभी खत्म ना होने वाली है। आपके साथ भी ऐसा ही है। आज अगर आपको स्कूटी दी जाती है तो आप और कुछ डिमांड करते हैं, मोबाइल दिया जाता है तो आपकी डिमांड बढ़ती है। जब तक आप इस कमियों में रहेंगे आपकी डिमांड बहुत कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी डिमांड पूरी कर दी जाती है तो एक डिमांड पूरी होने से पहले आपकी दूसरी डिमांड जन्म आपके मन में जन्म लेना शुरू कर देती है। ये ह्यूमन नेचर होता है, क्योंकि हम सभी की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है, असीमित है, कभी खत्म ना होने वाली है। तीसरा है संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी कि एक चीज का उपयोग फिक्स नहीं है कि एक ही जगह पर हो जाए। यानी ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपए है या 50 रुपए है तो उस पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस 100 रुपए, 50 रुपए या 10 रुपए को आप केवल और केवल कपड़े खरीदने के लिए या फिर नाश्ता करने के लिए या किसी को डोनेशन देने के लिए यूज में लेंगे। ऐसा उस नोट पर लिखा हुआ नहीं है। आप यदि चाहें तो उस 10 रुपए को कहीं दान दे सकते हैं, आप यदि चाहें तो उस 10 रुपए से नाश्ता कर सकते हैं, आप यदि चाहें तो उस 10 रुपए की सेविंग कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि पैसे की बात करी जाए, दूसरी तरफ रिसोर्सेज और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूम, आपके घर का कोई रूम है, आप उस रूम को अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं, आप अपना बेडरूम बना सकते हैं, मे बी कई जगह पर बनाया जाता है, किचन भी बना सकते हैं, या फिर उसमें तोड़फोड़ करके आप बाथरूम, या फिर फॉर एग्जांपल हो सकता है आप उसे रेंट पर दे सकते हैं। रेंट आप किस इंटेंशन से देते हैं, किसी फैमिली को रहने के लिए देते हैं या फिर स्टूडेंट को रहने के लिए देते हैं। यानी कि कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी का यूज फिक्स नहीं है कि आप केवल बल्ब ही जलाएंगे, आप केवल पंखा चलाएंगे, आप केवल कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि कहा गया है अर्थशास्त्र में कि जो भी संसाधन है उसके उपयोग जो है अनंत असीमित है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। यदि हमें पता होता कि 10 रुपए का नोट केवल एक ही जगह चलेगा, वो है समोसे वाले की दुकान पर, तो हम उसको वहीं खर्च करते, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हमें उस नोट को या फिर जो भी चीज आपके पास है, जो भी संसाधन का आप एग्जांपल अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं, उसका ये है कि आप उसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। आगे बात बढ़ाते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो दिखता नहीं है वो है संसाधन एवं आवश्यकताओं के मध्य समन्वय, यानी कि मैनेजमेंट बिटवीन वांट्स एंड रिसोर्सेज। हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे पास जो संसाधन है और हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन दोनों के मध्य हम तालमेल कैसे बैठाएं। कि हमारे पास 1000 रुपए हैं लेकिन हमारी आवश्यकताएं तो बहुत सारी है, इन सबको 1000 रुपए को अब हम कहां पर कैसे यूज में करें कि हमारी आवश्यकता संतुष्टि के लेवल पर पहुंच जाए। तो ये हमारी समस्या उत्पन्न होने के 4 कारण हो गए। यदि हमें ये 4 कारण पता है बच्चों, तो हम आर्थिक समस्या को बहुत अच्छे से जान पाए हैं। यानी कि कहीं आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होना या फिर आर्थिक समस्या का मतलब होता है, एक शब्द में बात करूं, स्कैर्सिटी, कमी, यानी कि चयन की समस्या या चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। चयन या चुनाव यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस is known as economic problem।
चयन या चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही समस्या है। दूसरे शब्दों में यदि डिटेल में इसका आंसर लेना चाहे तो हम इसी से ही अपना आंसर बनाते हैं। वो ये है कि हमारे पास संसाधन सीमित है जिनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं, जबकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। ऐसे में हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन से संसाधन का कहां पर किस प्रकार से उपयोग लें। यही हमारी यानी मनुष्य की या समाज की आर्थिक समस्या है। यानी कि अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित है जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं। They are limited resources and with their alternative use, and in that situation we have to decide where we have to expand our resources. In that case where we have unlimited wants, हमारे जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जरूरतें वो असीमित है, कभी खत्म ना होने वाली। ऐसी परिस्थिति में हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम हमारे संसाधन का, हम हमारी चीज का, हम हमारे पैसे का, हम हमारे धन का कहां पर खर्चा करें। हम हमारी मनी, पॉकेट मनी जो आपको मिलती है, एक इंडिविजुअल पर्सन जो कमाते हैं, आपके फादर मदर या घर में जो भी व्यक्ति है वो अर्निंग करता है, वो कहां पर अपने पैसे को खर्च करें। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या है। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं बेटा कि आर्थिक समस्या, ये तो आपने अभी तक जो देखा वो एक इंडिविजुअल बेसिस पर देखा। अब इसको कंट्री लेवल पर पहुंचा देते हैं, बड़े लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर हम इसकी स्टडी करेंगे कि आर्थिक समस्या को एक अर्थशास्त्री थे पॉल ए सैमुएल्सन। पॉल ए सैमुएल्सन एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने केंद्रीय आर्थिक समस्या यानी सभी आर्थिक समस्याओं को मुख्य जोड़ के कुल 3 आर्थिक समस्याएं हमारे सामने रख दी कि भाई ये समस्याएं होती है। उन्होंने कह दिया समस्याएं इतनी प्रकार की होती हैं। चलो उन्होंने इस बात को कहा तो हम उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए पहले तो पॉल ए सैमुएल्सन के बारे में एक छोटा सा जीके की बात जान लेते हैं कि पॉल ए सैमुएल्सन पहले वे अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। Paul A. Samuelson was the first economist who got Nobel Prize in Economics. अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर पॉल ए सैमुएल्सन। यदि आपसे किसी भारतीय का नाम पूछा जाए कि पहला भारतीय कौन था, तो पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था, वो थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन was the first Indian economist. Professor Amartya Sen was the first Indian economist who got Nobel Prize in economics. Okay. तो केंद्रीय आर्थिक समस्याएं 3 हैं। 3 आर्थिक समस्याएं दी हुई है। चलिए ये समस्याएं तो हैं, हमें इन समस्याओं का डिस्कस करना है बच्चों। हमें समस्याओं का आंसर नहीं देना है, हमें डिस्कस करना है कि इनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। चलिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। जो एक शब्द बार बार आपके सामने आ रहा है, सुनने में मिल रहा है, वो है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के लिए मैं आपका थोड़ा सा टाइम इधर लूंगा कि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था क्या है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहती किसे हैं। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वह संरचना, वह ढांचा, वह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आर्थिक क्रियाएं होती हैं या फिर मौद्रिक क्रियाएं होती है। मौद्रिक क्रियाएं मॉनेटरी एक्टिविटीज यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने मार्केट जाकर 1000 रुपए में आपका कोई ड्रेस, जीन्स, शर्ट जो भी आपको पसंद आता है वो आपने परचेज किया, आपने पे किया, सामने वाले ने आपको दिया माल। ये एक आर्थिक घटना हो गई। मार्केट में जाकर आपने कोई खाने की चीज खरीदी, आपने बाइक खरीदी, आपने मोबाइल फोन खरीदा, आपने चार्जर खरीदा, आपने ट्यूशन की फीस दी, आपने स्कूल की फीस दी। सारी घटनाएं, सारी एक्टिविटीज जिसके अंदर पैसा, धन, पूंजी
उपलब्ध हो, पैसा जिसमें इन्वॉल्व हो, उसको हम अर्थव्यवस्था, वही अर्थव्यवस्था है। अगर आप किसी को डोनेशन दे देते हैं, आपने कोई व्यक्ति भिखारी आपके पास आया, आपने उसको कुछ पैसा दे दिया या फिर कुछ भी आइटम दिया, तो ये अर्थव्यवस्था का पार्ट नहीं हो। अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ की व्यवस्था, यानी कि पैसा, इसमें मुख्य रूप से मौद्रिक क्रियाएं ही सम्मिलित होती हैं। मध्य मुद्रा से संबंधित क्रियाएं जो हो जाए वह अर्थव्यवस्था का अंग है। गिव एंड टेक वाला रूल चलता है इसके अंदर, आपने कुछ दिया, बदले में आपको कुछ प्राप्ति हो गई, ये इसका पार्ट हो जाता है। चलिए, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है बच्चों। पहली अर्थव्यवस्था होती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो इकोनॉमी है या वो इकोनॉमी का पार्ट है, वो अर्थव्यवस्था का पार्ट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि सारा का सारा जो उत्पादन हो रहा है ना, उसका इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है, पैसा कमाना है, धन कमाना है, ये इसका उद्देश्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वह संरचना होती है जिसके अंदर समस्त आर्थिक क्रियाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी इन विच ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस ओनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग राइट होता है ना, यानी निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, वो होती है किसी संगठन के पास, पूंजीपतियों के पास, फर्मों के पास, इन लोगों के पास होती है। सरकार का इसमें कोई ज्यादा अधिक हस्तक्षेप नहीं होता। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी होता है बेटा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, इसका अपोजिट है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जस्ट कह सकते हैं अपोजिट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन होता है सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए, सब लोगों का कल्याण होना चाहिए, सब लोग सुखी समृद्ध रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे देश की बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। राशन की दुकानों पर गेहूं, चावल, चीनी बांटी जाती है, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में डिसीजन मेकिंग का राइट। यहाँ पर तो भाई पूंजीपतियों के हाथ में ग्रुप ऑफ सम पर्संस, सम फर्म्स, जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग का राइट होता है, निर्णय लेने की जो शक्ति, ताकत होती है, जो अधिकार होता है, वो सरकार के पास होता है। कोई केंद्रीय शक्ति, जिसे हम सरकार ही कहा गया है, सरकार के पास होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था भी है। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो कि इन दोनों का मिक्सचर है, पूंजीवादी और समाज, जैसे कि इंडिया में चलती है। इंडिया में हम सभी देखते हैं बहुत सारे लग्जरी आइटम्स है, बहुत सारे लग्जरी आइटम्स, कार मिलती है, बड़ी से बड़ी, आप क्या नाम है, होटल्स में रह सकते हो। लेकिन माफ कीजिएगा, इंडिया में आप लोगों को धर्मशाला भी देखने को मिलती है, कई सारे निवास स्थान फ्री वाले भी देखने को मिलते हैं, सरकार द्वारा चलाए जाते हैं या फिर एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर कुछ वस्तुओं का उत्पादन तो होता है सामाजिक कल्याण के लिए, कुछ वस्तुओं का उत्पादन होता है लाभ कमाने के लिए, दोनों पैरेलली चलता रहता है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल के जो सारे डिसीजंस होते हैं वो तो भी संगठन पूंजीपतियों द्वारा या फिर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ले लिए जाते हैं, जबकि जो हायर लेवल के डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, वो लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा इसका और रिवीजन कर लेते हैं हम, हल्का सा इसे पढ़ा है तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है, वह संरचना होती है जिसमें पूंजी संबंधी धन संबंधी क्रियाएं हिस्सा लेती हैं या क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो अगला होता है मौद्रिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाएं या फिर आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं लाभ कमाने के लिए। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है। मोटिव ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इज टू अर्न प्रॉफिट ओनली, लाभ कमाना इसका। जबकि समाजवादी के अंदर उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करने का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डिसीजन मेकिंग का राइट कुछ पूंजीपतियों के हाथ में, निश्चित संगठन के हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, जबकि समाजवादी के अंदर डिसीजन मेकिंग का राइट होता है गवर्नमेंट के पास। अब होता है दोनों का मिक्सचर मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की वह शाखा होती है जिसके अंदर कुछ वस्तुओं का उत्पादन तो लाभ कमाने के लिए, कुछ का उत्पादन होता है सामाजिक कल्याण करने के लिए। दोनों इसमें पैरेलली चलते रहते हैं। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था में आगे बात करते हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल के डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर को सुपुर्द कर दिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर लेगा, और हायर लेवल के डिसीजंस गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए गए हैं। चलो बेटा, अब हम वापस चलते हैं अपनी बातें पर। आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है? तो आर्थिक समस्याओं में पॉल एस एमिल्सन हमसे कह रहे थे कि उन्होंने 3 केंद्रीय आर्थिक समस्याएं दी हैं। पॉल एस एमिल्सन शायद मैंने बताया है, और मैंने बताया आप लोगों को ध्यान हो, पॉल एस एमिल्सन पहले अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, तो केंद्रीय आर्थिक समस्या 3 दिए इन्होंने। सबसे पहले क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी। सबसे पहले इन्होंने हमारे सामने प्रश्न रखा है, सभी के सामने प्रश्न रखा है कि उत्पादन क्या करें, क्या प्रोडक्शन करें। तो उत्पादन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप लोगों को आंसर नहीं देना, आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। इसके लिए कहा गया है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने समस्याएं देखने को मिलती है कि उसे कौन सी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, कौन सी वस्तु का उत्पादन रोक देना चाहिए। उसको अर्थव्यवस्था की जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थव्यवस्था का नेचर ध्यान में रखना चाहिए कि वो पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट में मिक्सचर है, उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पर क्या नाम है आपदाएं ज्यादा आती हैं या नहीं आती है, वहां पर लोगों का रहन सहन कैसा है, वहां पर लेबर फोर्स कैसी है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेना चाहिए कि उत्पादन क्या करें, ये डिसाइड कर लेना चाहिए उत्पादन क्या करना चाहिए। अब आता है कि उत्पादन कितना करें, यानी कि मात्रा, क्वांटिटी। क्वांटिटी के संदर्भ में इनका केवल इतना सा कहना है कि क्वांटिटी इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, यानी कि संतुलित मात्रा होनी चाहिए, संतुलित इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी कि संतुलित मात्रा का मतलब होता है जहां पर कंज्यूमर की डिमांड और फर्म्स की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है, जहां पर उपभोक्ताओं की मांग और फर्मों की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाए, वही संतुलित मात्रा होती है। तो पॉल एस एमिल्सन का ये कहना है कि मात्रा जो है आप जो डिसाइड कर रहे हैं वो संतुलित हो, इक्विलिब्रियम हो, ना तो ज्यादा हो ना कम हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगी
क्या, यदि मांग ज्यादा होगी तो महंगाई हो जाएगी, पूर्ति ज्यादा होगी तो चीजें अत्यधिक सस्ती हो जाएगी। तो दोनों ही अर्थव्यवस्था का यानी कि पूर्तिकर्ता सप्लायर भी अर्थव्यवस्था का पार्ट है, और दूसरी तरफ कंज्यूमर वो भी अर्थव्यवस्था का पार्ट है। तो कोई भी देश नहीं चाहता कि कंज्यूमर को नुकसान हो या सप्लायर को नुकसान हो, तो दोनों को ही नुकसान नहीं होना चाहिए, सबका भला हो, इसी बात को इन्होंने रखा है। अगला है कि उत्पादन करें तो कैसे करें, यानी कि उत्पादन कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस। इसके लिए इन्होंने दो मेथड्स को अडॉप्ट किया है, दो मेथड्स इनके बारे में कहना चाहते हैं। पहला तो है लेबर इंटेंसिव मेथड, यानी कि श्रम प्रधान विधि। लेबर इंटेंसिव। दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव। श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान, इन दो तकनीकों के बारे में वो कह रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर आते हुए कि देखा गया है मुख्य रूप से, हमेशा ये फिक्स नहीं होता, लेकिन 99% पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है ऐसे देशों में जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, जनसंख्या घनत्व जो होता है वो कम होता है। जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती यहाँ पर लिमिटेड। फॉर एग्जांपल अमेरिका में जनसंख्या घनत्व है कम भारत की अपेक्षा में, चाइना की अपेक्षा में, ठीक है। तो वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को, यानी कि यूं कहें जहां पर श्रम प्रधान तकनीक होती है वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां पर सब लोगों का कल्याण मजबूरी में देश को सोचना पड़ता है, सबको फ्री के एजुकेशन, फ्री के हॉस्पिटल्स, रोड्स या फिर राशन के सामान सरकार को देने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, जनसंख्या ये बहुत ज्यादा है, वहां पर समस्याएं बहुत सारी हैं। इस वजह से सरकार को कोशिश करनी होती है उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही लोग होंगे तो उतनी ही उनकी अलग अलग प्रकार की समस्याएं होंगी। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहां पर क्या होता है, लोग कम होते हैं, यानी कि पॉपुलेशन कम है, अगर वहां बेरोजगारी भी है तो वो परसेंटेज वाइज भी देखा जाए तो वो कम ही रहती है। जैसे कि हमारा देश और अमेरिका की तुलना कर लेते हैं, या ऑस्ट्रेलिया की तुलना कर लेते हैं, या फिर और किसी देश की तुलना कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देश के अंदर तो 135 करोड़ जनसंख्या हो गई है, जबकि अमेरिका और इन सभी देशों में तो 20, 30, 50 करोड़ की अंडर ही है। इतनी यानी कि 4-5 गुना पर है। तो ऐसे में अगर परसेंट निकाला जाएगा तो हम तो वैसे ही उनका 5 गुना बड़े हैं, तो ऐसे में हमारा परसेंट उनसे बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि हमारी जो बेरोजगारी होगी वो उनके कंपैरिजन में क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो वो बहुत सारी होती है। ऐसे में हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है। तो श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग होगा ऐसी देश में या ऐसे अर्थव्यवस्था में जहां पूंजी प्रधान समाजवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग हो रहा है। श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है बेटा कि जहां पर मोस्टली वर्क जो किया जाता है वो किया जाता है लेबर के थ्रू, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक का तात्पर्य वो होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर किया जाता है सारा का सारा काम मशीनरी इक्विपमेंट्स के थ्रू। ठीक है, चलो लास्ट एंड फाइनल तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है कुछ ही देर में, एप्रेशंस। इसमें हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण पार्ट लिया जाता है उत्पादन किसके लिए करें। फनी क्वेश्चन नहीं है बेटा कि उत्पादन कर लिया, मात्रा डिसाइड कर ली, मेथड्स ले लिए और बाद में पूछा बेचना किसको है।
लेकिन इसके लिए ये है वितरण, हमने जो उत्पादन किया या देश ने जो उत्पादन किया वो तो सब लोगों को ओवरऑल ध्यान में रखते हुए किया था। फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि छाते बनाने हैं देश के अंदर। मान लीजिए एक कंपनी है, चाहे गवर्नमेंट कंपनी ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनी, एज यू विश, आपके ऊपर है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक ही कंपनी है, वही कंपनी पूरे देश में छाते बनाती है हमारे देश के अंदर। तो छातों का उसने डिसाइड किया है कि 1 करोड़ उसे क्वांटिटी छातों की बनानी है, 1 CR उसने डिसाइड कर लिया कि उसे 1 करोड़ छातों का उत्पादन करना है। उसने किस आधार पर किया? उसने मार्केट में जाकर कंज्यूमर्स के डिमांड को एनालिसिस किया। डिमांड को एनालिसिस करने के बाद उसने डिसाइड किया 1 करोड़ छातों की पूर्ति कर लेंगे तो देश की आवश्यकता हो जाएगी। उसने मेथड भी यूज में ले लिया। उसने कुछ काम तो मशीनों से करवाया, कुछ काम उसने श्रमिकों से करवाया। अब जब वितरण की बात आती है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बिजनेस का, यदि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है बेटा, वो होता है सेलिंग या वितरण या मार्केटिंग। वो सब एक जैसे ही हैं, अलग अलग हैं। बिजनेस में आप इन्हें, अभी आप 12th में एंटर हुए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे, बहुत डिफिकल्ट, बहुत अलग अलग पार्ट है, लेकिन सब उत्पादन के बाद ही शुरू होते हैं। सारा का सारा ये जो काम है उत्पादन के बाद का काम है। आज इंडिया में यदि आप बच्चे कॉमर्स से हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इंडिया में इस वक्त यदि जॉब की जो रिक्वायरमेंट है ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर 70% और मोर देन 70% जॉब्स निकल रही है मार्केटिंग फील्ड के अंदर, मार्केटिंग करने के लिए। क्योंकि कंपनियों के पास सबसे बड़ा टास्क आ जाता है कि माल तो उत्पादित कर लिया, माल तो पैदा हो चुका है, माल तो बना लिया, बेचे कैसे? क्योंकि जब तक माल बिकेगा नहीं, माल का पैसा आएगा नहीं, ना तो एम्प्लॉयज को सैलरी दी जा सकती है, ना रॉ मटेरियल का खर्चा निकलेगा, ना ही इक्विपमेंट्स का, ना ही बिल्डिंग एक्सपेंसेस, ना ही अदर एक्सपेंसेस, ना ही उस पर्सन को प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। तो ये होता है। अब इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अलग से टॉपिक लेंगे, अलग से मैं आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास लूंगा, और डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सब आपको देखने को उसमें मिलेगा। प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, गाइड भी करूंगा, और मैं चाहता हूं उस वीडियो के अंदर स्पेशली जो 12th पास बच्चे हैं या ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हैं वो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे उन्हें अपना जॉब देखना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उन्हें एक्चुअल कंपटीशन के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, तो उन्हें वो वीडियो देखना चाहिए। चलिए तो वितरण की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर हम सभी जानते हैं कि बारिश या रेन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? नॉर्थ साइड या फिर साउथ साइड, या फिर दक्षिण की तरफ हो जाएगी, या फिर नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, मुख्य रूप से बारिश हमें वहीं देख समुद्री तट एरिया पर या फिर माउंट एवरेस्ट वाली लाइन पर उधर की साइड हो जाता है, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ। यानी हमारे राजस्थान में, एमपी में, इन सभी यहाँ पर बारिश की रिक्वायरमेंट कम होती है। आप सभी यदि राजस्थान, एमपी इधर के राज्यों से हैं, या फिर मोस्टली जो मैं जिन लोगों के लिए अभी वर्तमान में वीडियो बना रहा हूँ वो सभी जो मेरे स्टूडेंट गंगापुर सिटी के हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो लोग अपनी फैमिली में ये सोचिए कि उन्हें छाता खरीदे। मोस्टली जो फैमिली होती है 4 लोगों की होती है, कितने साल हो जाते हैं? हम 2-3 साल में एक बार छाता खरीदते हैं, वो भी शायद एक, ये हमारा होता है। जबकि अगर नीचे की तरफ, साउथ की तरफ जाएं, उधर वहां पर रेगुलरली बारिश होती है, उन लोगों को जरूरी है छाता रखना, रेनकोट भी वो रखते हैं, हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ पर सीजन में भी 10-15 बार बारिश होती है मैक्सिमम, इतनी भी नहीं होती, तो इसमें में हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। जबकि वहां पर देखा गया है कि 6 महीने में केवल 10-15 दिन ही बारिश नहीं होती, यानी उन लोगों के लिए छाता एक जरूरी चीज हो गया है। तो इस कंपनी के मालिक को क्या करना चाहिए? वितरण को ध्यान में रखते हुए कि हमारे एरिया के अंदर जो सप्लाई है वो बहुत कम करे,
जबकि इन एरियाज में यानी ईस्टर्न नॉर्थ वाले साइड में और साउथ वाले साइड में जो सप्लाई है अपने छात्रों की उसे बहुत ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें वितरण वाला काम होता है। तो इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं जो आज हमने पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा टॉपिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक समस्या। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आर्थिक समस्या क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आर्थिक समस्या है कि अर्थव्यवस्था में सीमित संसाधन है जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं जबकि मनुष्य की आवश्यकता असीमित या अनंत होती है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को ये डिसाइड करना होता है कि उसे कौन सा संसाधन, कौन सी वस्तु कहां पर यूज में लेनी है। तो यानी कि संसाधनों और आवश्यकताओं के मध्य समन्वय। तो यही हमारी आर्थिक समस्या है, या एक शब्द में कहें चयन या चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चयन या चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। आगे की अर्थव्यवस्था क्या है ये पढ़ लेते हैं 2 मिनट के लिए। अर्थव्यवस्था वह संरचना है, वह ढांचा है जिसके अंदर आर्थिक क्रियाएं, एक जिसमें मॉनेटरी एक्टिविटीज, मनी रिलेटेड, मुद्रा संबंधित क्रियाएं होती हैं। ये 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी सोशलिज्म इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर सभी वस्तुओं का उत्पादन होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट अर्निंग इसके अंदर मोटिव होता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात कही गई है कि जो सारी डिसीजन होता है, निर्णय जो लिए जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर मुख्य रूप से उत्पादन होता है, वो उत्पादन होता है सामाजिक कल्याण करने के लिए, जनसाधारण को उनकी आवश्यक वस्तुएं प्रोवाइड कराने के लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिक्सचर होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो डिसीजन मेकिंग का राइट होता है वो होता है गवर्नमेंट के हाथों में। केंद्रीय आर्थिक समस्याएं यानी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पॉल ए सैमुअल्सन जो कि पहले अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो इन्होंने 3 केंद्रीय आर्थिक समस्याएं दी है कि क्या उत्पादन करें तथा कितनी मात्रा में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी, उत्पादन कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस। इसके लिए 2 तकनीकों के बारे में कहा गया है, श्रम प्रदान विधि, पूंजी प्रदान विधि, लेबर इंटेंसिव मेथड और कैपिटल इंटेंसिव मेथड। और तीसरा है उत्पादन किसके लिए करें यानी कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कंप्लीट स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।